दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे लेजेंड की जिन्होंने पहाड़ों को सिर्फ चढ़ाई का मैदान नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान माना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवांग गोम्बू की, जिनकी पूरी जिंदगी पहाड़ों के लिए गहरे सम्मान और विनम्रता की एक शानदार मिसाल है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये नवांग गोम्बू की पूरी जिंदगी का फलसफा है। उनके लिए पहाड़ कोई जंग का मैदान नहीं थे जिसे जीतना हो, बल्कि एक मंदिर थे जहां वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो चलिए देखते हैं कि हम उनके इस कमाल के सफर में किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। उनके मठ में बिताए बचपन से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इतिहास रचने तक और उस विरासत तक जो वो आज भी हमारे बीच छोड़ गए हैं। अक्सर कहानियों की शुरुआत जन्म से होती है, पर यह कहानी थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत होती है अंत से। 24 अप्रैल 2011, 79 साल की उम्र में नवांग गोम्बू ने दार्जिलिंग में अपने घर पर शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका जाना, सच कहूं तो पर्वतारोहण के एक पूरे युग का अंत था। उन्हें एक नाम मिला था टाइगर ऑफ द स्नो, यानी हिम का बाघ। और ये नाम उनकी जबरदस्त ताकत और हिमालय के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। सोचिए, एक ऐसी उपलब्धि जिसने पर्वतारोहण का इतिहास ही बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि कोई दुनिया की छत तक पहुंचता कैसे है? उनका रास्ता, वो काफी अलग और चुनौतियों से भरा था। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां उनकी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, जन्म हुआ तिब्बत में। माता पिता पहले भिक्षु और नन थे। उन्हें पढ़ाई के लिए एक मठ में भेजा गया, लेकिन शायद पहाड़ों की पुकार मठ की दीवारों से ज्यादा बुलंद थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में वो मठ से भाग गए और एक दोस्त के साथ मिलकर 19,000 फीट ऊंचा खतरनाक दर्रा पार करके नेपाल पहुंचे। यही वो लम्हा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और उन्हें दार्जिलिंग में उनके महान चाचा तेंजिंग नोर्गे के पास ले आया। और बस, तेंजिंग नोर्गे से वो मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से पहाड़ों के दरवाजे उनके लिए खुल गए और शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने इतिहास रच दिया। 2 बस एक नंबर है ना? लेकिन ये नंबर नवांग गोम्बू की पूरी विरासत को बयां करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतनी ही बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान थे। पहली बार 1963 में वो एक अमेरिकन टीम के साथ गए थे। उन्होंने जिम विटेकर की शिखर तक पहुंचने में मदद की और इस तरह विटेकर एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले अमेरिकी बने। और फिर ठीक 2 साल बाद 1965 में इस बार उन्होंने भारत का झंडा बुलंद किया। एएस चीमा के साथ पहले सफल भारतीय अभियान का हिस्सा बनकर वो फिर से शिखर पर थे। ये किस्सा ना उनके बारे में सब कुछ बता देता है। उनके पार्टनर जिम विटेकर बताते हैं कि जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे तो उन्होंने गोम्बू से पूछा, भाई क्या सोच रहे हो? और गोम्बू का जवाब, नीचे उतरने के बारे में। कमाल है ना? ये दिखाता है कि उनके पैर हमेशा जमीन पर थे। उनके लिए असली जीत सुरक्षित वापस आने में थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी कहानी सिर्फ एवरेस्ट पर ही खत्म हो जाती है। अरे नहीं, 1953 के पहले ऐतिहासिक एवरेस्ट अभियान में वो सबसे यंग शेरपा थे। फिर 1964 में नंदा देवी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। फ्रांस के माउंट ब्लैंक से लेकर अलास्का के माउंट मैकिनले तक उन्होंने दुनिया भर के पहाड़ों पर अपनी छाप छोड़ी। रिकॉर्ड्स तो आते जाते रहते हैं, है ना? लेकिन एक इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि वो दूसरों को क्या देकर जाता है। और यहीं पर गोम्बू की विरासत सबसे ज्यादा चमकती है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी HMI में एक गुरु के रूप में। जरा इन आंकड़ों को देखिए, 40 साल से भी ज्यादा का वक्त और 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही इंस्टीट्यूट के नाम कर दी, HMI। वही इंस्टीट्यूट जिसे बनाने का सपना प्रधानमंत्री नेहरू ने देखा था। वो HMI की शुरुआत से ही 1954 से उसका हिस्सा थे। फिर 1976 में उन्होंने अपने महान चाचा तेंजिंग नोर्गे से डायरेक्टर ऑफ फील्ड ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली। आप समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं थे, वो HMI की जान थे, उसकी रीढ़ की हड्डी। उन्होंने भारत में सुरक्षित पर्वतारोहण की नींव रखी। तो आखिर वो ऐसा क्या सिखाते थे? क्या चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी? उनके लिए माउंटेनियरिंग सिर्फ रस्सी और बर्फ का खेल नहीं था, ये एक फलसफा था, जिंदगी जीने का एक तरीका। आज के जमाने में ये सवाल बहुत जरूरी हो गया है। क्या पहाड़ों पर चढ़ना बस एक रेस है, रिकॉर्ड्स बनाने की होड़, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? नवांग गोम्बू के पास इसका जवाब बिल्कुल साफ था। उनकी बेटी ओंगमू बताती हैं कि आज के हालात देखकर उन्हें दुख होता है।
वो कहती हैं, पापा के ज़माने में ये एक एडवेंचर था, एक तीर्थ यात्रा, लेकिन आज तो ये एक रेस बन गई है। सोचिए ज़रा, एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम, ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस जगह का सम्मान ही खत्म हो गया है। तो गुम्बू का फलसफा क्या था? बहुत सीधा और सच्चा, कि पहाड़ों को जीता नहीं जा सकता, आप उनका सिर्फ सम्मान कर सकते हैं। ये टीम वर्क है, खेल से प्यार है और पहाड़ों के आगे विनम्रता से सिर झुकाना है। बस यही थी उनकी सच्ची तीर्थ यात्रा। तो आखिर हम नवांगो गोम्बू को कैसे याद रखें? सिर्फ एक महान पर्वतारोही के तौर पर? नहीं, उनकी विरासत उन चोटियों से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी जो पूरी न हो सकी। वो एक किताब लिखना चाहते थे, अपने 25,000 स्टूडेंट्स को सिखाए हर सबक को, हर अनुभव को वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते थे। ये बात दिल को छू जाती है और दिखाती है कि वो आखिर तक एक टीचर ही रहे। पहाड़ों के अलावा भी उनकी एक खूबसूरत दुनिया थी। उन्हें बागवानी का शौक था, ऑर्किड्स और ड्रिफ्टवुड जमा करते थे। अपने शेरपा समुदाय के लिए उन्होंने बहुत काम किया, जरूरतमंदों की मदद की और सबसे जरूरी बात, दुनिया को ये दिखाया कि शेरपा सिर्फ भार उठाने वाले नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर्स होते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, नवांगो गोम्बू की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि असली कामयाबी रिकॉर्ड्स तोड़ने में नहीं बल्कि विनम्रता में है, दूसरों की सेवा करने में है और कुदरत का सम्मान करने में है। उनकी कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, एक बेहतर इंसान बनने की कहानी है। तो ये थी नवांग गोम्बू की प्रेरणा देने वाली कहानी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।